अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, ख़ास तौर पे जजों की तैनाती करने वाले अदालती कमीशन से मुतल्लिक बड़ी खबर यह है कि उस कमीशन के एक अहम रुकन जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा रुकन थे एडवोकेट अख्तर हुसैन, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और उसकी वजह बज़ाहिर जो सामने आ रही है वो ये है कि उनके मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए जो 5 जजों का पैनल था उसमें उनकी शमूलियत और उनको सीनियर जज के तौर पे उस पैनल में शमूलियत के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। और लगता ही है कि उनके और पाकिस्तान बार कौंसिल के बीच में कुछ इख्तिलाफ़ात हैं जिनके बायस अब एडवोकेट अख्तर हुसैन ने इस्तीफ़ा दिया है। वो वैसे भी तकरीबन 3 महीने के बाद या जून के अंदर उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही थी, मगर इससे पहले ही सीनियरिटी के मामले पे अब वो इस्तीफ़ा दे के घर पे जा चुके हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी अहम खबर यह है कि जो पीका काला कानून, जिसको मीडिया की तंजीमें भी कहती रही हैं, करार देती रही हैं, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रऊफ़ अता ने आज एक मशावरती इजलास बुलाया था सुप्रीम कोर्ट में। और उस इजलास के अंदर सीनियर सहाफ़ियों के अलावा मुनीज़ जहांगीर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी शिरकत की। और मियाँ रऊफ़ अता सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, उन्होंने भी खिताब किया। और उस हवाले से बड़ा अहम एक एलामिया आया है और जिसमें मुख्तसरन ये कि सुप्रीम कोर्ट बार ने भरपूर अंदाज में मीडिया की तंजीमों के साथ मिलकर पीका के जो काला कानून है उसमें जो तरामीम हुकूमत लाई है उनकी मजम्मत की है। और सुप्रीम कोर्ट बार और मीडिया के सीनियर सहाफ़ियों और तंजीमों ने मिलकर इस कानून के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का फ़ैसला किया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाक पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 27 जनवरी के उस फ़ैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया है, जो कि तौहीन अदालत की एक कार्रवाई में जारी किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल एक बेंच ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो कि तीनों जो थे उनके ख़िलाफ़, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, उनके ख़िलाफ़ भी एक तौहीन अदालत की कार्रवाई का अंदिया दिया था। और इस हवाले से कहा था कि बज़ाहिर उन्होंने तौहीन अदालत की है, क्योंकि उनकी कमेटी ने, आइनी जजेस की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बरखिलाफ़ एक मुकदमा उनसे लेकर उसके लिए उसको आइनी बेंच की तरफ भेज दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत में बज़ाहिर एक मुदाखलत थी, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश थी। और उसके लिए फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा था कि चूँकि ये मामला मुबैना तौर पे सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत बज़ाहिर बनती है तो उसके लिए एक लार्जर बेंच बनाया जाए। तो उस फैसले जो कि 27 जनवरी को जारी किया गया था उसको चैलेंज किया है वफाकी हुकूमत ने। और इससे पहले आपको याद होगा कि एक और दूसरे केस में आइनी बेंच के सामने जो कस्टम्स वाला मामला लगा था, जहाँ से ये सारा कार्रवाई शुरू हुई थी तौहीन अदालत की, तो वो कस्टम वाले मामले में इस हवाले से जो 15 और 16 जनवरी के 13 और 16 जनवरी के जो अहकाम थे वो आइनी बेंच पहले ही वापस ले चुका था। तो ये 27 जनवरी के जो हुक्म था कि बज़ाहिर 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत बनती है और चीफ जस्टिस पे फुल कोर्ट बनाएं, उस हुक्म को अब वफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया है। उस अपील में, जो कि एक इंट्रा कोर्ट अपील होती है, वो अब मुख्तलिफ जजेस के सामने लगाई जाएगी। कौन से जजेस के सामने लगाई जाएगी, ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। चौथी जो एक अहम डेवलपमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हुए हैं उससे लगता है पासा पलट रहा है। और अब यूँ लग रहा है कि वकला बरादरी के अंदर तेज़ी के साथ 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहसासात और जज्बात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और लगता ये है कि लाहौर हाई कोर्ट, जो कि गढ़ रहा है हमेशा से वकला तहरीक का, और जहाँ के वोटों की अक्सरियत की मदद से सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शंस फ़ैसले होते हैं, अब वहाँ पे भी जो है जो पंजाब की हुकूमत है और जो लाहौर हाई कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आलिया नीलम, उनकी पॉलिसीज़ और अप्रोच के बरखिलाफ़ एक लहर पैदा हो रही है। तो इन चारों मामलात में हम बात करेंगे।
सबसे पहले तो मैं तारफ़ कराता चलूँ, हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। हसनात, बहुत शुक्रिया आपने मतियुल्लाह जान MJ TV को वक्त दिया है। सबसे अहम डेवलपमेंट तो यही जो कि अब लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस हैं वो भी हैं, मगर उसके अलावा जो कि अब एक अपील दायर हुई है और फिर आज जो कि कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट के बार के इलेक्शन में जो तब्दीली आई है, इस तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल में अब वकला जो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने नई क़यादत चुन ली है, तो अब कितना आसान होगा पंजाब हुकूमत के लिए या चीफ जस्टिस आलिया नीलम के लिए कि वो जजों की तैनाती के अमल से या आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से वो कुछ 26वीं आईनी तरमीम पे भरपूर अंदाज से अमल दरामद कर सके? देखें जी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप इस वक्त लीड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार में मेजॉरिटी में है, प्रेसिडेंट उनका है, पाकिस्तान बार कौंसिल में मेजॉरिटी में है और वो हुकूमत के साथ है हर मामले में और हुकूमत उनके साथ है। DHA में उनके लिए डेवलपमेंट जो, क्योंकि उनका नारा है कि वकीलों की डेवलपमेंट करना, तो उनके लिए ये सेटबैक है कि लाहौर हाई कोर्ट बार में इस दफ़ा जो उनके कैंडिडेट थे साकिब गोंदल, वो रिपीट कर रहे थे और प्रोफेशनल ग्रुप के लोगों से भी बात होती थी तो वो कहते थे कि हम हार रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि पोजीशन नहीं है, इन्होंने बड़ी मैनेजमेंट की है, हुकूमत का बड़ा ज़ोर है, हर यानी ग्रुप को, छोटे छोटे ग्रुप को जो है वो किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। लेकिन बाज़ाहिर ये लगा है कि जो वो एक नारा लगा है कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान फैक्टर जो है वो बार पॉलिटिक्स में वाज़े तौर पे यंग वकीलों ने वोट दिया है जो है वो जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है उसके ख़िलाफ़। और लाहौर हाई कोर्ट बार हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। लायर्स मूवमेंट भी जब 2007 में चली थी, लाहौर हाई कोर्ट बार का बड़ा रोल था। तो लाहौर हाई कोर्ट बार में जो है वो ऐसे एक सेटअप यानी अपसेट कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रिपीट कर रहे थे गोंदल साहब और हुकूमत की सारी मशीनरी की सपोर्ट थी उनको, इसमें वो हार जाना और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट थे वो कोई इतने ज़्यादा नामी गिरामी नहीं थे और नहीं था कि वो जीत पाएंगे। अब इससे वाज़ेह हो गया कि जो यंग वकील हैं वो 26वीं आईनी तरमीम हो या जो मौजूदा निज़ाम या जो 8 फरवरी के बाद इस वक्त काम कर रहा है उस हवाले से उनमें गुस्सा है। तो अब ये है कि और कोई असर पड़े ना पड़े, आईनी बेंच पे तो नहीं होगा। आईनी बेंच देखें, आईनी बेंच अगर 26वीं तरमीम को ख़त्म करता है तो अपने आप को ख़त्म कर, कोई ऐसा कौन है जो अपनी बेनिफिट को ख़त्म करता है? जो 4 वीगो डालो और V8 गाड़ी मिल जाए वो कौन वापस करता है? अगर आईनी बेंच ख़त्म हो जाएगा तो जजेस से वो V8 भी नहीं करेंगे कौन करता है जी इस मुल्क में? तो V8 जो गाड़ी मिल चुकी है वो कहाँ वापस होगी? तो असल मसला ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में असर पड़ेगा, लाहौर हाई कोर्ट में जो अभी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं नए जजेस की, उसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप ने अच्छा खासा अपना हिस्सा लिया है। और अगर आप उन नॉमिनीज़ को देखें तो वो उनकी कहीं ना कहीं ताने बाने किसी सरकर्दा लोगों से मिलते हैं। अब जो है वो मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को थोड़ा बैलेंस करना होगा, क्योंकि जो नई क़यादत आई है उन्होंने कहना है कि जी जज आप या मेरिट पे करें और या ग्रुप के करने हैं तो फिर हमें भी हिस्सा दें। तो ये अब देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो अगली तकर्रियाँ होनी हैं, अभी तो सेशन जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है 28 को, उसके बाद वकीलों की, क्योंकि इस 26वीं आईनी तरमीम में 43 के बाद 43 जजों की अपॉइंटमेंट हुई, जिसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप ने अच्छा खासा अपना हिस्सा लिया है। पेशावर में लिया है, सिंध में लिया है, लाहौर में लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस में से एक वो कहते हैं कि बाहर के नुमाइंदे थे, हालांकि वहाँ किसी को भी नहीं हिस्सा मिला। तो अब यह है कि उसकी जो देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है लाहौर हाई कोर्ट के वो कितने इफेक्टिव होते हैं और कितने वो यानी अग्रेसिवली कंपेन करते हैं। अब इससे एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन है, लाहौर एक गढ़ रहा है जितनी पाकिस्तान बार कौंसिल है या सुप्रीम कोर्ट बार है, इनके इलेक्शंस में लाहौर के वकला का एक बड़ा रोल रहा है। तो अभी शायद सुप्रीम कोर्ट बार का तो अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है, मगर बार कौंसिल के क़यादत में भी तब्दीली 5 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं बार कौंसिल के। बार कौंसिल के इलेक्शन इतलात ये हैं कि मे भी 1 साल कोशिश की जाए कि डिले किया जाए, क्योंकि वहाँ यंग वकीलों ने वोट देने हैं। जो भी वकील इनरोल होता है वो बार कौंसिल, अब जो इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल की क़यादत है ये 5वें साल पे चल रही है। ये 5 साल पहले इनकी ये मेंबर बने थे जब ये वो उस वक्त की मुक़तदरा को ललकार रहे थे। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के हवाले से ये सख्त
तो अब ये पाकिस्तान बार कौंसिल की जो क़यादत है जब दोबारा जाएगी और बार कौंसिल में इलेक्शन, खासकर पहले तो प्रोविंशियल बार कौंसिल के होने हैं, तो वहाँ देखिएगा कि इन जो वाज़े तौर पे जो कैंडिडेट जिनको सपोर्ट होगी ILF की, इंसाफ लायर फोरम की, उनको काफ़ी एडवांटेज होगी। ठीक है, अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, टर्निंग पॉइंट है। अगर पंजाब बार कौंसिल है या दूसरी बार कौंसिल है या पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन में क़यादत की तब्दीली होती है, तो ऑब्वियसली चौधरी एहसन भून अब सुनाए आ रहे हैं जुडिशल कमीशन में, क्योंकि एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है बतौर नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल। तो एहसन भून साहब अगर इस स्टेज पे आए भी हैं, तो आपके ख्याल में ये क्या कोई जितनी भी तैनातियाँ भी रह गई हैं वो जल्दी जल्दी इनको निपटाएंगे कि इससे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल की क़यादत तब्दील हो, या फिर पाकिस्तान बार कौंसिल अपने इलेक्शंस का भी वेट करेगी? देखें जी, एहसन भून साहब बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनकी तरफ से होगा कि जी लाहौर से जज एक सुप्रीम कोर्ट में 2 लाएँ, क्योंकि पंजाबी जजेस की तादाद कम है और पठान ज़्यादा हैं। अब ये बहुत बहस हो रही है, तो खैर उनका इशू और है, या पश्तो स्पीकिंग, मतलब पश्तो स्पीकिंग ज़्यादा है। तो अब ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में उनका जोर होगा, क्योंकि उनके लिए बड़ा सेटबैक था कि अख्तर हुसैन साहब ने पोजीशन ले ली कि अली बाकर नजफी, जिनके बारे में यूनानिमसली जुडिशल कमीशन ने कहा है कि उनकी रेपुटेशन और इंटीग्रिटी पे मनफी तअस्सुर है, तो अब हुकूमत की पूरी ख्वाहिश थी कि जी उनको दोबारा कंसिडर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। लेकिन अख्तर हुसैन, याहिया अफरीदी और जमाल मंदोखेल ने पोजीशन ले ली कि नहीं, अब हमने खुद ही कह दिया है, हम कैसे करें। तो अख्तर हुसैन साहब का जो पोजीशन लेना वो बड़ा यानी हुकूमत के लिए सरप्राइज़ था, ग्रुप के लिए सरप्राइज़ था, और इतलात थी कि उनका ग्रुप उनसे नाराज़ था, और वो ये था कि आपने ये क्या किया। तो नजफी साहब जो है वो अब जब एहसन भून साहब आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि कन्फर्म जब भी मीटिंग होगी तो वो, क्योंकि 5 वार्ड तो हुकूमत के अपने हैं जब वो घर से निकलते हैं, 6ठा वार्ड अमीनुद्दीन खान साहब किसी मामले में भी हुकूमत को मायूस नहीं कर रहे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मामले में उन्होंने कोई खिलाफ किया हो, तो एहसन भून साहब को मिला के साथ पूरे हो जाएंगे। तो वो अब लाहौर से जिसको जज को चाहेंगे वो ले आएंगे। वैसे मेरा ख्याल है कि जो जुडिशल कमीशन के मेम्बरान, इन्होंने जो लिखा, अगर लाना है अली बाकर नजफी साहब को, फिर माफ़ी मांगनी चाहिए उन मेम्बरान को जिन्होंने उनकी रेपुटेशन और इंटीग्रिटी पे सवालात उठाए। चाहे जो अब जो हैं वो बाकायदा माफ़ी दें, और काजी फाइज साहब समेत सारों को माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप गलत थे और जो है वो बाकर नजफी साहब ठीक थे, तभी हम दोबारा उनको सुप्रीम कोर्ट ला। अब ये बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर, अब इस बात का भी इम्कान है कि उनको या तो सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता हो या फिर उनको मुस्तकिल किया जा सके बतौर चीफ जस्टिस? देखिए, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। अब जो निज़ाम है ये एग्जेक्टिव के कंट्रोल में है, और याहिया अफरीदी साहब का सारा गुस्सा जो है वो 6 जजेस पे है सुप्रीम कोर्ट, जो डिसेंटिंग जज हैं, उनको वो कॉर्नर कर रहे हैं। मज़ीद कसर उन पर सख्तियाँ आनी हैं, अभी मज़ीद इतलात आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि सरफराज डोगर साहब के मामले में याहिया अफरीदी साहब खुद कहते हैं कि जी सीनियरिटी के मामले पे मेरा व्यू ये है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट भी की ट्रांसफ़र की, तो इनडायरेक्टली उन्होंने सारे निज़ाम को सपोर्ट किया। आईनी बेंच को उन्होंने सपोर्ट किया, आईनी बेंच ने निज़ाम को सपोर्ट किया। तो अब ये है कि ये सारा जो गठजोड़ है, ये डोगर साहब के मामले में क्या पता हुकूमत के अंदर 2 आ रहा है, नून लीग चाह रही है कि डोगर साहब नहीं कोई और आए यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मे भी हुकूमत अगर ज़हन बना ले, या याहिया अफरीदी साहब, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ने इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उन्होंने किया उससे काफ़ी उनको अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी सपोर्ट से वो लूज़ कर गए। जैसे अतर मिनल्ला आपके सामने हैं, जो उनको हर मामले में सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी पोजीशन ले ली और उन 4 जजेस के ख़त में उनका भी साइन था। तो अब मेरा ख्याल है कि सरफराज डोगर साहब को अगर हुकूमत चाहती है तो फिर तो लाजमी वो कन्फर्म यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। लेकिन गालिब इम्कान ये है कि डोगर साहब को मे भी फ़िलहाल एक्टिंग ही रखा जाए और मियाँ गुल साहब को किसी टाइम पे भेज दिया जाए। अभी उनकी यहाँ जो वो बेंच नंबर 1 में याहिया अफरीदी साहब ने अपने पास बिठाया हुआ है, तो वो एक ही ज़री बात है, वो ग्रुप है, तो ट्यूनिंग वगैरह करके तो या जो भी मतलब है कि किस तरह कंडक्ट करना है, मैं भी यहाँ से वो भेज दें उनको। अच्छा, एहसन भून जब जुडिशल कमीशन का इजलास होता था तो बाहर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बार कौंसिल के दफ्तर में बैठ के काफ़ी मॉनिटर करते रहते थे। अब तो वो डिफेक्टो कंट्रोल कर रहे होते थे, तो अब तो जुडिशल कमीशन के अंदर बैठ के वो अगले चंद महीनों में बार कौंसिल के इलेक्शन से पहले को मज़ीद तैनातियाँ भी कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद तो अब कुल 34 हो गई है ना जो अब लगाए जा सकते हैं, तो उसमें से तो 22 ही अभी अपॉइंट हुए। तो आपके ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में
एडवोकेट एहसन बून जो है मज़ीद तैनातियाँ जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे? देखें, एहसन बून साहब, मेरा ख्याल है कि पहले तो एडवांटेज उनका ये होगा कि लाहौर से जो हैं जज उनको लाया जाए। बाकी अब देखते हैं कि क्या 34 जज सारे ही सुप्रीम कोर्ट में तकर्रर होता है या अभी फ़िलहाल यही लाहौर के 2 आके बस ख़त्म, क्योंकि ये जो इस वक्त है पोजीशन वो तो ये है कि पेंडेंसी ख़त्म की जाए। जज ऑलरेडी हैं 25 तो हैं मेरे ख्याल है, 2 एडहॉक जज भी हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी, सिर्फ इस वजह से कि लाहौर से 2 जज लाए जाएं, क्योंकि वो हुकूमत का सेटबैक हुआ और हुकूमत को रेस्क्यू बताया जा रहा है। मुझे एक मेंबर ने बताया, अमीनुद्दीन खान साहब ने, हालांकि चाहते तो वो 5 में से किसी और को कंसिडर कर सकते थे, तो उन्होंने कहा जी मामला ही डेफर कर दें, जब सेटलमेंट होगी तो फिर दोबारा मीटिंग बुला ली। तो ये सारे देखें, इस वक्त जो सेटबैक अदलिया को आ रहा है, अदलिया के अंदर जो कुछ जजेस हैं जिन्होंने हुकूमत को हर मामले में साथ दे रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदखेल और मोहम्मद अली मज़हर पोजीशन ले लें तो फिर मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने तो ट्रांसफ़र को भी याहिया अफरीदी साहब ने कहा है रिजॉय से लुटियाँ डालें, भंगड़े डालें। तो इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, मुझे ये बताएं मलिक शहजाद के मामले में काजी फैसल ने सहूलत कारी की, उनको ऊपर लाए। एक इंडिपेंडेंट जज इस तरह थे कि वो उनके बड़े अरसे बाद एक तगड़ा जो है चीफ जस्टिस था, मुश्किल पड़ रही थी हुकूमत को, और लेकिन आलिया नीलम के बारे में उनका नहीं है कि यहाँ आए, और पेशावर में उन्होंने 3रे नंबर के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे, अतीक शाह को वो बनवा लिया। तो इस वक्त सारा कुछ एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है। याहिया अफरीदी साहब जो ये मुलाकातें कर रहे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, बस वो एक हेडलाइन अगले दिन खबर चल जाती है। लेकिन मुझे बता दें किसी मामले में अगले जो ये जब से वो चीफ जस्टिस बने, एक मामले में वो बताएं जहां उन्होंने पोजीशन ली। अगर ये पोजीशन ली है जो अली बाकर नजवी साहब के मामले में, ये तो अख्तर साहब ने ली, अगर वो उस वक्त हो जाते तो वो नजवी साहब आपको क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि जहां आप सरफराज डोगर साहब के मामले में कह रहे हैं कि जी उनकी सीनियरिटी के इशू पे मेरी पोजीशन डिफरेंट है, तो फिर डिफरेंट है तो फिर वो क्या कर रहे हैं वहाँ? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये बताएं कि एडवोकेट अख्तर हुसैन ने जितना अरसा भी जुडिशल कमीशन में गुजारा, वो 26वीं तरमीम से पहले भी कमीशन के रुकन रहे हैं, 26वीं तरमीम के बाद भी रहे हैं, तो उनके इस किरदार को आप कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने जो अदलिया के साथ जो कुछ हुआ और हुकूमती कंट्रोल बढ़ा, उसमें भी एडवोकेट अख्तर हुसैन का किरदार रहा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको रियलाइजेशन थी, लेकिन दबाव था। और मेरा ख्याल है कि अगर ये हिम्मत पहले पकड़ते, और जब ये आईनी बेंच के हवाले से 6-6 से मुकाबला बराबर था जुडिशल कमीशन में, 6 जज कह रहे थे कि सारे जज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच कैसे, अमीनुद्दीन खान साहब अपने आप को वोट दे रहे थे, और 5 हुकूमत के थे, 6। 7वां वोट अगर अख्तर हुसैन ना देते तो आज सारे जज सुप्रीम कोर्ट में होते, मसला हल हो चुका होता, सारे जज आईनी बेंच हो जाते और सारा मसला। और फिर सिंध हाई कोर्ट में 9वें नंबर के जज के आगा पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया। 8 जजेस पे क्या बीती होगी वो जो किया। फिर जो 43 जज अपॉइंट हो चुके हैं रियाजत साहब या पेशावर में या लाहौर में, वो भी सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा उन्होंने अपने ग्रुप की पॉलिसी को थोड़ा डिफाइंस किया, या वो नहीं तो उनको कहा गया जी या फिर पॉलिसी फॉलो करें या रिज़ाइन दें। मेरा ख्याल है इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन दिया है। ख्याल में थोड़ा सा अपनी इज़्ज़त बहाल करने के लिए भी एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब ने अभी जाते जाते, क्योंकि 2-3 महीने बाद तो वैसे ही उन्होंने चले जाना था, उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी, तो ये एक स्टैंड लिया है। मगर जो उनका पास्ट में जो रोल रहा है और जिस तरफ उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, 26वीं आईनी तरमीम और उसके तहत जो नया जुडिशल कमीशन बना, अदलिया हुकूमत के कंट्रोल में आई, उसमें एडवोकेट अख्तर हुसैन का भी बराबर का हाथ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आईनी बेंच अगर वो चाहते तो आईनी बेंच के सरबराह याहिया अफरीदी होते और सारे जज सुप्रीम कोर्ट के होते। ये कितना इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम और लड़ाई है वो सारी है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप बेशक करता रहे, लेकिन उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उनकी सियासत काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट बार तो उन्होंने मुख्तलिफ हल्कों से, ताकतवर हल्के भी आगे पीछे भी उनको सपोर्ट मिली हुकूमत की, लेकिन ये देखिएगा कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये इनकी हर चीज़ रिवर्स होगी और बाहर पॉलिटिक्स में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हो रहा है। चलें अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी के तौहीन अदालत केस में उस फैसले को चैलेंज किया है जिस फैसले में कहा गया था कि बज़ाहिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जो आइनी जजेस की कमेटी के अरकान हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, ये सब तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, क्योंकि इन्होंने एक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक
और जस्टिस इरफान सादत के सामने कस्टम रेगुलेटरी एक्ट का एक केस लगा था और उसको अभी वो ज़ेर समात था, पार्ट हेड था कि उसको उस बेंच से छीन लिया था और इसको तौहीन अदालत करार दिया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के एक बेंच ने 27 जनवरी के हुक्म में, और कहा था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, क्योंकि उन समेत 3 दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बज़ाहिर तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, तो एक फुल कोर्ट बनाई जाए, ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। अच्छा, उस फैसले के खिलाफ अब तौहीन अदालत के कानून के मुताबिक एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है वफाकी हुकूमत, और ये अपील मुख्तलिफ जजेस के सामने जाएगी। तो हसनात, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अब अगर मुख्तलिफ जजेस का बेंच बनता भी है तो ऑब्वियसली उस बेंच में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मदर तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो तो मुद्दई हैं इसमें बुनियादी तौर पे। तो वफाकी हुकूमत ने उन्हीं की बिहाफ पे ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, तो अब कौन बैठ सकता है फिर? देखें, थोक के हिसाब से जो जज आए हैं, मतलब 8-9 जज, वो इस किस काम के लिए आए हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे एक बड़ा वाज़े है हुकूमत का और आईनी बेंच के जजेस का जो जिन्होंने कंटेम्प्ट की, उनका गठजोड़ बड़ा वाज़े हो गया। हुकूमत को क्या परेशानी थी जब इससे बड़ा एक ही तारीखी रिपोर्टेड फैसला 1.5 सफ़े का अमीनुद्दीन खान साहब और आईनी बेंच ने दिया कि जी वो सारा कुछ जो मंसूर अली शाह ने किया वो गलत किया। 13 और 16 जनवरी के सारे फैसले उन्होंने कहा जी वो जो आप एक वर्ड कहते हैं जो लिख के वो लाए थे, वो क्या सुपर स्ट्रक्चर, वो भी फाल हो जाएगा। वो जब स्ट्रक्चर ही फाल हो गया तो फिर क्या हुकूमत कर रही है, किसकी खुशनुदी के लिए कर रही है? मेरा ख्याल है कि वो गलत कर रहे हैं। इससे तारीख में ये कंटेम्प्ट इन्होंने किया है, तारीख इनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आईनी बेंच ने और दूसरे आईनी बेंच की कमेटी ने एक जुडिशल आर्डर से के बावजूद भी फैसला विड्रॉ किया है। अभी फिलहाल मौका आपके हाथ में है, पावर आपके पास है, आप करते रहें। यहाँ चैम्बर में आपके सामने 3 नवंबर 2007 में भी एक फैसला हुआ था, उसकी डिफेंस हुई थी और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट 2010-11 में शुरू हुई थी। तो ये तो अभी टाइम ही नहीं गुजरा, तो ये बेशक आप जो मर्जी करते रहे। टिक इकबाल केस भी आ गया था आपके सामने, अब्दुल हमीद डोगर ने 3 नवंबर को सब कुछ इंडोर्स कर दिया था, लेकिन 31 जुलाई में सारी चीज़ें रिवर्स हो गई। हमारी तारीख, मेरा ख्याल है कि जजेस ये पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ते हैं तो वैसे जो है वो एक चीज़ है। मेरा ख्याल है कि चीज़ें इमिकेबली हल होनी चाहिए, और अगर उन्होंने बात की जो मंसूर अली शाह ने किया है, फुल कोर्ट में आप बना दें, फुल कोर्ट उन चीज़ों को रिवर्स कर दे जो उन्होंने कहा था, बजाय इसके कि अब ICA जो फाइल हुई, जब आईनी बेंच ने वो सारा सब कुछ सेट असाइड कर दिया, तो हुकूमत को ज़रूरत क्या थी? वो क्या चाह रही है कि इंस्टिगेट करे इस क्लैश को, और ये सारे ज़ख्म फिर हरे हों, फिर बात हो कि जी मंसूर अली शाह ने क्या किया, आईनी बेंच ने क्या किया। और इसमें इतना आईनी बेंच क्यों सेंसिटिव हो चुका है? आईनी बेंच को मेरा ख्याल है फ़ख्र होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो हैं। आईनी बेंच कोई फ़ख्र का मकाम नहीं है। 26वीं तरमीम ठीक है जी, आप उस पैराए से देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से की गई है वो कोई अच्छा नहीं है जिस पे आप प्राउड करें और अपने जो है वो रिटायरमेंट के बाद पोतों और जो वो पोतियों को बताएंगे कि जी हम आईनी बेंच का हिस्सा थे। वो सारी चीज़ें कोई अच्छी नहीं है जिन पे आप फ़ख्र करें। तो मेरा ख्याल है कि आईनी बेंच को थोड़ा सा जो है वो इमोशनल नहीं होना चाहिए। और याहिया अफरीदी साहब भी सुना है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नाराज़ वो मंसूर अली शाह और 6 जजेस पे, सारा अटैक उनका 6 जजेस पे है। इस वक्त पाकिस्तान में उनके लिए सामने कोई सबसे बड़ी बुराई है या मसला है उनके लिए, तो वो 6 जज हैं। तो वो इन चीज़ों से अनाज से हटें, लड़ाइयाँ ख़त्म करें और 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला कर दें। अगर आप समझते हैं कि ठीक है तो अल्लाह खैर सल्ला मसला ही हल हो जाएगा। असल इशू क्या है जिस पे सवाल ये उठा था कि 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है, जिसमें कुछ जजेस को स्टार 7 लगा दिया गया, किसी को 3 स्टार दे दिए गए और कुछ आईनी बेंच का हिस्सा बन गए, कुछ नहीं। क्या ये हो सकता है? ये नहीं, ये जस्ट एक क्वेश्चन था। इस पे फाइनल फैसला भी नहीं आया। जिस तरीके से रिएक्ट किया गया, क्या रिएक्शन का वजह क्या थी? और जी ये हो जाएगा कि जी वो उससे बज़ाहिर ये लगा कि इनसिक्योरिटी है, और इनसिक्योरिटी खामखा है ना। मंसूर अली शाह किस तरह देखें, यहाँ इफ्तिखार चौधरी भी अगर तक थे तो उनको कहीं ना कहीं नादीदा कुफ्तों की भी सपोर्ट थी। इसी तरह काजी फैसा के बारे में भी अब इतलात बड़ी और आ रही हैं। इनके बारे में तो कुछ भी नहीं है। आईनी बेंच किस चीज़ का इनसिक्योर है? जहाँ वकील आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, करने दें उनको। अच्छा, बहरहाल ये बात शुरू हुई थी तौहीन अदालत केस में हुकूमत ने जो अपील दायर की है, बेसिकली वो जो 27 जनवरी का जस्टिस मंसूर जस्टिस अकील अब्बासी का फैसला है, वो तो 4 जजेस के खिलाफ है कि भाई बज़ाहिर आप लोगों ने तौहीन अदालत की है तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट बनाए, बज़ाहिर उनके खिलाफ है। तो इस पर वफाकी हुकूमत कैसे, उनकी क्या लोकल स्टैंड आई है? वो कैसे बीच में आके इन जजेस जो हैं, क्या उनको नहीं अपील दायर करनी चाहिए थी?
देखें, अब ये मुझे बताएं, ये तीनों जो कमेटियां हैं कंटेम्नर हैं, ये खुद बेंच बनाएंगे? मुझे बताएं। अब यही कमेटी ही बनाएंगी बेंच? नहीं, ये कैसे और कंटेम्प्ट? अपनी मर्जी का बेंच जब बनाएंगे? ये खुद कंटेम्प्ट के इनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, हालांकि मैं समझता हूँ थोड़ा ज्यादा लिख दिया है। मैं समझता हूँ कि वो फुल कोर्ट को ये पॉइंट भेजना चाहिए था कि कौन सी कमेटी मामला आईनी बेंच को भेजेगी, क्योंकि मोहम्मद अली मदर साहब कहते हैं हम तो आइन की तख्लीक हैं जी, हम तो आइन की तख्लीक हैं, हम 7 स्टार हैं और वो 3 स्टार हैं क्योंकि वो एक स्टैचू के जरिए आए हैं। तो वो अब ये है कि मेरा ख्याल है कि जो ये कमेटी है इस पे सवाल उठेगा, इस बेंच पे सवाल उठेगा कि जब आप ये माजी में भी यही होता था कि जी इस तो आपके ख्याल में किसको बेंच बनाना चाहिए? फुल कोर्ट ही बने जी, फुल कोर्ट होना चाहिए। कम से कम ये 6 जज जो हैं इनको बोलने का मौका दे दें, कहीं ना कहीं कैथारसिस आ जाए। आप हाजिरी लग जाएगी, तनख्वाह तो शुरू होगी ना, मीटर डाउन इनका कोई इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें इतना ज्यादा कि जी वो मंसूर अली शाह या अकील अब्बासी या आयशा मलिक या मुनीब अख्तर ने कुछ सवाल उठा दिए, ये कोई नहीं, ये तो हेल्दी साइन है। थोड़ा डिसेंट आ जाए तो कौन सा मसला है? अच्छा, बात शुरू हुई थी अपील की, तो एक बड़ी दिलचस्प बात है, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये अपील जो बाज़ाहिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने दायर की है एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की तरफ से, उसमें एक पैराग्राफ बड़ा दिलचस्प है। उसमें ये लिखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच है वो अपने हुक्म के ज़रिए किसी मतवाजी दूसरे बेंच का जो हुक्म है उसको ख़त्म नहीं कर सकता, और अगर ऐसा होता है तो ये तो दूसरे बेंच के ऑर्डर को नज़रसानी करने के मुतरादिफ होगा, रिव्यू करने के मुतरादिफ होगा, जबकि कोई नज़रसानी की उस वक्त दरख्वास्त भी नहीं थी। यानी कि जब 27 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी ने जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, वो बज़ाहिर इस बुनियाद पे की थी कि उनके बेंच से कस्टम रेगुलेटरी एक्ट का वो केस ले लिया गया, और जबकि यही केस जो है वो लग चुका था आईनी बेंच के सामने। तो वो आईनी बेंच के सामने जब एक चीज़ पेंडिंग थी, सिर्फ बेंच चेंज हुआ था, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह इस बुनियाद पे कैसे तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं जो बुनियादी नहीं है, जो केस ही उनके साथ उनसे ले लिया गया था। तो ये काम तो इन्होंने खुद किया है, ये काम तो खुद आईनी बेंच ने किया कि पार्ट हेड मैटर को वो क्यों कैसे ले सकता है? एक जुडिशियल ऑर्डर है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कैसे आप सेट असाइड कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं? इसी वजह से इसको कवर अप करने के लिए अब ये किया जा रहा है। आईनी बेंच ने जब 1.5 सफ़े का रिपोर्टेड जजमेंट तारीखी 100 दिनों में एक कर दिया है, उसके बाद जरूरत क्या पड़ी? कहते हैं कि अब अगर ये जो मुझे तो समझ नहीं आ रही हुकूमत का पर्पस क्या है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है जस्टिस मंसूर अली शाह का 4 जजेस के खिलाफ, जो उन्होंने कहा है कि बज़ाहिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है, उन्होंने की है, इससे जजेस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं, जो बाहमी मुफाहमत है वो नुकसान पहुंच सकता है उसको। यानी कि अटॉर्नी जनरल को ये शक है कि जजों के बीच में ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत तो चाहेगी ना कि वो उनके फ़ायदे में ये चीज़ें हैं। अब कुछ इतलात थी कि जी वो यहाँ अब याहिया अफरीदी साहब को कहा जाएगा कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुतहरिक कर, सौ बिस्मिल्लाह, यहाँ कोई वैसे मूवमेंट चल नहीं रही तो ज़रा ये काम कर दें, क्या पता कोई इससे उम्मीद तो आप ये कह रहे हैं कि अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि ये जो है मिसकंडक्ट है जस्टिस मंसूर। इससे बड़े मिसकंडक्ट हुई हैं। यहाँ जो है वो मोहम्मद अली मज़हर और हसन रिजवी साहब सेक्रेटरी हैं एक फैसले के, उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने पास किया अमीनुद्दीन खान और नईम अफगान पे कि जी ये अनबिकमिंग एक जज के लिए है कि वो मेजॉरिटी जजमेंट को कह रहा है कि फैसला ही ना मानो, ये वो मखसूस नशिस्तों वाला। इससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। वैसे मोहम्मद अली मदर साहब उसको हर चीज़ में कहते हैं कि जी वो है, ये है, वो है, वो रिजर्व सीट का फैसला है। अच्छा। वो भी कुछ उसको भी देख लेंगे, वो भी। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प मंतक पेश की गई है एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो जो कमेटी बनाई गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो उसके अख्तियारात जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि वो जो इंतज़ामी तौर पे एक सादा अक्सरियत के कानून के तहत कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच उसके अख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर बज़ाहिर वो कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कूड़ेदान में डाल सकती है। अब ये एक दलील दी गई है कि कमेटी का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट देखिए, वो बस वो मैं ये हैरान हूँ कि वो जो शायद जमील साहब का व्यू था वो ये था कि जो ओरिजिनल कमेटी है उसने ये डिसाइड करना है कि आईनी बेंच में क्या मामला। आईनी बेंच वाले कह रहे हैं कि हम क्योंकि आईनी की तख्लीक है 26वीं तरमीम के, तो हमने डिसाइड करना है कि हमने जो है वो बोटियाँ खानी है, शोरबा पीना है। सही है, मतलब है कि हमने डिसाइड करना है। ठीक है। तो अच्छा, जो असल चीज़ ये डिसाइड करने की, और इसमें बड़ा अफसोसनाक जो कंडक्ट याहिया साहब का है कि उन्होंने जो चीज़ें नहीं थी
26वीं तरमीम वो भी सरेंडर करके 26 इनको दे दी आईनी बेंच। अच्छा, आगे जाके एक और बड़ी दिलचस्प बात की गई है। पहली दफ़ा हुकूमत ने आईनी बेंच के अलावा एक नई टर्म यूज़ की है आईनी बेंच के अलावा जजेस के लिए, और वो टर्म कहीं आइन में नहीं लिखी, मगर हुकूमत ने पहली दफ़ा एक नया नाम दिया है दीगर जजेस को। वो नाम है रेगुलर बेंचेस। अब ये रेगुलर बेंच का नाम भी किसी कानून या आइन में नहीं है, ना ही, और ये हम लोग गेस करते रहे कि इनको क्या कहा जाए। ये शूदर बेंच है, ये गैर आइनी बेंच है, जजेस भी ये पूछते रहे कि हमें क्या कहा जाएगा। तो आज हुकूमत ने पहली बार अपनी एक अपील के अंदर एक नाम दे दिया है उन जजेस के बेंचेस को कि जो जजेस आइनी बेंच का हिस्सा नहीं, और वो है रेगुलर बेंचेस। और कहा गया है कि जो रेगुलर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट्स मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द सेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसी अमेंडमेंट के तहत जो तरमीम की गई है उस तरमीम का वो रेगुलर बेंच जायजा नहीं ले सकते। ये तो लेकिन बात ये है कि बिल्कुल रेगुलर बेंच ने क्या फैसला किया है, सिंपल सवाल उठाया है ना, उनको करने दें, फाइनल फैसला करने देते, उनकी रीज़न आ जाती, आप कर देते। आर्टिकल 211 की मौजूदगी थी, उसमें इफ्तिखार चौधरी और जो थे ये काजी फैसा, इन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चैलेंज किया और क्वैश किया। 211 बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। टेक्स्ट शेल लिखा हुआ है वर्ड, क्यों किया फिर? ये सारी चीज़ें और माजी की जुरिस्प्रूडेंस देखे ना, ये बेंच खुद डिसाइड करता है कि मेरी जुरिस्डिक्शन है या नहीं। अगर अभी अभी उन्होंने फाइनल फैसला ही नहीं किया, प्रिज्यूम किया कि जी कहीं मंसूर अली शाह 26वीं यानी तरमीम ने ख़त्म कर दें, वो फिर 4 डाले और वीगो ख़त्म निकाल वापस ना लीजिए, सारी गल आगे उत्ते ही रुक जाती है। बहरहाल आखिरी अहम खबर जो हसनात मलिक आज सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मियां रऊफ अता ने जो आज एक मशावरती इजलास बुलाया जिसमें इंसानी हकूक़ की जो हमारी ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनकी सरबराह मुनीज़ जहांगीर और PFUJ के सदर अफसल भट्ट और RIUJ के सेक्रेटरी जनरल आसिफ बशीर चौधरी और दीगर सीनियर सहाफ़ी अरशद अंसारी जो सेक्रेटरी जनरल PFUJ के वो लाहौर से आए, उन्होंने भी शिरकत की, और हमद मीर सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन वो भी शरीक हुए। और बड़ी दिलचस्प बात यह हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पीका की जो तरामीम हुकूमत लाई है उसकी मुखालफत का ऐलान कर दिया है। उन तरामीम की आज भरपूर अंदाज में मजम्मत की है और आज के मशावरती इजलास की जो करारदादें मंजूर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट बार और ह्यूमन राइट्स कमीशन और PFUJ और दीगर सीनियर सहाफ़ियों की मौजूदगी में, उनके मुताबिक जो आज़ादी राय है वो जमहूरियत की एक बुनियाद है और हर किस्म का जो जबर है या आज़ादी राय पे कदगन है उसकी मुखालफत की गई है। फिर यह भी कहा गया है कि हम मजम्मत करते हैं पीका के तरामीमी एक्ट 2025 की, और ये एक नाकिस कानून साजी है। आर्टिकल 19 यानी आज़ादी राय जो आइन में दर्ज है बुनियादी हक, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस इजलास में पीका अमेंडमेंट के हवाले से भी कहा गया है कि ये मीडिया के जो लोग हैं उनके हकूक़ की ये सरीहन खिलाफ वर्जी है और आइन के आर्टिकल 19 और जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के, उसके भी आर्टिकल 19 की ये खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान उस इंटरनेशनल कोवेनेंट का भी सिग्नेटरी है। और उसके बाद ये कहा गया है कि ये जो पीका तरामीम हैं ये आइनी हकूक़ के मुनाफी हैं और उनके तहत जो फेयर ट्रायल का बुनियादी हक है वो भी मुतासर होता है। और इसके बाद उन्होंने हुकूमत से कहा है कि ये जो जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं इनको ख़त्म किया जाए। ये एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है। और ये हसनात मलिक साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से अब करारदाद आ गई है, इस करारदाद के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये बड़ी खुशैन बात है कि सुप्रीम कोर्ट बार और इंडिपेंडेंट ग्रुप जो प्रो गवर्नमेंट ग्रुप है उसने इनिशिएटिव लिया है और कहा है कि एक्ट रिपील किया जाए। वैसे इतलात ये हैं कि हुकूमत के अंदर जो एक तबका है, जो सिविलियन तबका कहें या नून लीग कहें, या वो भी समझता है कि जो एक ट्रेडिशन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो उससे तो हमारी लड़ाई ही नहीं है, वो मसला ही नहीं है, वो तो बल्कि मौजूदा हालात में हुकूमत के साथ है मेजॉरिटी लोग, तो हमें क्यों इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं? इनके साथ तो हमें ये स्पीकर पे सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट जो है वो और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तंजीमें जो सहाफ़ियों की वो शोर मचा रही हैं और हुकूमत के लिए मसला तो सोशल मीडिया है। तो फिर ये अब इतलात ये हैं कि रिपील हो जाए, लेकिन उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट बार को और ये वो, लेकिन अच्छी बात है रिपील अगर हुकूमत करे तो हम तो वेलकम करेंगे कि अच्छी। और आखिर में ये भी सुप्रीम कोर्ट बार के इस मशावरती इजलास में कहा गया है कि एक तशवीश का इज़हार किया है मुल्क में बढ़ती हुई
जो सेंसरशिप है सोशल मीडिया के ऊपर और जो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो हुकूमती कार्रवाइयाँ हैं उनके बारे में भी तशवीश का इज़हार किया गया है और जो कंटेंट रेगुलेट करने के लिए आज़ादी राय पर जो कदगनें लगाई जा रही हैं और जो सिविल राइट्स हैं उन पे जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बार और मीडिया की या तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर करारदाद के ज़रिए तशवीश का इज़हार किया है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।